हेलो एवरीवन, इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन हम ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ब्लड प्रेशर होता क्या है। आपको दिख रहा है ये एक वेसल है, हमारी आर्टरी है और आर्टरी के अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है। देखिए बेसिकली ब्लड प्रेशर एक लेटरल प्रेशर होता है। जो कौन एग्जर्ट कर रहा है लेटरल प्रेशर? एग्जर्टेड बाय मूविंग कॉलम ऑफ ब्लड। मूविंग कॉलम ऑफ ब्लड, ये जो मूविंग कॉलम ऑफ ब्लड है ये एक लेटरल प्रेशर अप्लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर लेटरल प्रेशर अप्लाई कर रहा है वॉल्स पे। किसकी वॉल्स पे? मूविंग कॉलम ऑफ ब्लड ऑन दी वॉल्स ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज की वॉल पे एक ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, लेटरल प्रेशर, उसी को अपन बोल देते हैं ब्लड प्रेशर। वेरी सिंपल, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्लड प्रेशर, ठीक है। कार्डिक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब आप बीपी मेजर करते हो, यू नो वेरी वेल, आप कफ को सबसे पहले तो दिस इज कफ विच यू कैन सी। सबसे पहले आप कफ को क्या करते हो? इन्फ्लेट करते हो, है ना, और आप मैक्सिमम बीपी तक पहुंचते हो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप धीरे 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 उसको डिफ्लेट करते हो। देखो, जब आपने कफ को इन्फ्लेट कर दिया, ठीक है, तो वेसल पूरी तरीके से क्या हो गई? कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई और कोई ब्लड इसके आगे नहीं मूव करेगा, तो आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देती इस टाइम पे। अब क्या होता है? आप धीरे 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 कफ को क्या करते हो? डिफ्लेट करते हो। थोड़ा ब्लड जाएगा, फिर थोड़ा और ब्लड जाएगा, है ना, और एक टाइम ऐसा आता है जब वेसल नॉर्मल डायमीटर में आ जाती है तो आपको फिर भी कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। बेसिकली मैं एक चीज़ बताऊं, इन साउंड्स को अपन कोरॉटकॉफ साउंड बोलते हैं। कोरॉटकॉफ साउंड्स। सो बेसिकली दीज आर बिकॉज ऑफ टर्ब्यूलेंट फ्लो, ठीक है। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है नॉर्मल तो कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। ये कोरॉटकॉफ साउंड हमें कब सुनाई देती है? जब कोई आपका टर्ब्यूलेंट फ्लो हो, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या कोरॉटकॉफ साउंड्स होती हैं। देखिए शुरू में क्या होता है, वेसल ये नॉर्मल डायमीटर है मान लीजिए वेसल का। अब आपने कफ को इन्फ्लेट कर दिया तो कोई साउंड नहीं सुनाई दे रही है। अब क्या हुआ? आपने डिफ्लेट करना शुरू किया, तो पहले आपने थोड़ा डिफ्लेट किया तो आपको एकदम से शार्प थर्ड सुनाई देता है, एज इफ समबडी इज ओपनिंग द गेट, और ब्लड धीरे 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 जाना शुरू होगा, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर आप और उसको डिफ्लेट कर रहे हो तो थोड़ा और इसका ल्यूमेन बड़ा होगा, तो अब आपको क्या सुनाई देगा? एक ब्लोइंग नॉइस सुनाई देगी, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर और ब्लड मूव करने लगेगा, सो यू विल बी गेटिंग अ सॉफ्टर थर्ड, राइट, अ शार्प थर्ड, a blowing noise, a softer third, then you will be getting the vessel is about to come into its normal diameter, then you are getting a muffling sound। फिर आपको एक muffling sound सुनाई देती है और लास्ट में दोनों का डायमीटर, ओरिजिनल वेसल का जो डायमीटर था वही आप अचीव कर लेते हो। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे भी आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगी, है ना। बेसिकली जब आपको पहली साउंड सुनाई दी उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोल देते हैं, और वो समय जब साउंड आना बंद हो जाए उसको अपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। So let us watch an audio for it. तो आपने देखा लास्ट में साउंड आना बिल्कुल बंद हो चुकी थी, राइट। So these are the कोरॉटकॉफ sounds which you can hear. Now when do we say that BP is elevated या hypertension है किसी को, ठीक है। देखिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे पढ़ें तो किसी भी इंसान का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 120 से कम है और डायस्टोलिक 80 से कम है तो ही वो इंसान नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज में आता है, ठीक है। एलिवेटेड बीपी कब बोलते हैं? जब 120 टू 129 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भले आपका लेस देन 80 हो, पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इफ इट इज बिटवीन 120 टू 129 देन दैट इज एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन कब बोलेंगे अपन? स्टेज 1 की बात करूँ 130 से 139 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 टू 89, दिस इज स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन कब होता है? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 या उससे ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 या उससे ज़्यादा हो। सरल भाषा में अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन इक्वल टू 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ग्रेटर देन इक्वल टू 90 अगर हो तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? स्टेज 2 हाइपरटेंशन, राइट। वन मोर पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसमें क्या होता है? जो बीपी होता है वो 180/120 के बराबर या उससे ज़्यादा होता है ना। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन, राइट।
तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इमरजेंसी, एक अर्जेंसी। इमरजेंसी ज़्यादा बेकार चीज़ है क्योंकि इसमें एंड ऑर्गन डैमेज होता है, अर्जेंसी में एंड ऑर्गन डैमेज अभी शुरू नहीं हुआ है, राइट। और दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसको अपन बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब क्या हुआ भाई, होम में, घर पे आपका बीपी एलिवेटेड आ रहा है, बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, पर जब आप डॉक्टर के सामने, सॉरी, घर पे आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर योर बीपी इज एलिवेटेड, दैट इज नोन एज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, ठीक है। तो घर पे कोई दिक्कत नहीं है, आपका बीपी कभी आज तक बढ़ा हुआ नहीं आया, पर जब आप डॉक्टर के पास गए और आपने बीपी मेजर करवाया तो बीपी बढ़ा हुआ आता है आपका हमेशा। इस चीज़ को अपन बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन। ये जस्ट उल्टा है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का। इसमें क्या होता है, घर पे जब आप बीपी मेजर कर रहे हो तो बीपी एलिवेटेड आता है, पर डॉक्टर के सामने आपका बीपी जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल आता है, राइट। सो दैट इज नोन एज मास्क्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। एक और चीज़ होती है, उसको अपन बोलते हैं पैराडॉक्सिकल हाइपरटेंशन। नो, व्हाट इज दिस पैराडॉक्सिकल हाइपरटेंशन? पैराडॉक्सिकल हाइपरटेंशन का मतलब ये हुआ कि पैराडॉक्स है, कहने का मतलब ये है कि जब आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हो, ठीक है, तो बीपी नॉर्मली क्या होना चाहिए, इट शुड बी रिड्यूस, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेते हो, जैसे एस इनिबिटर्स होते हैं, इसमें ARBs होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम देखेंगे इसको, तो एंटी हाइपरटेंसिव लेने पे बीपी अगर बढ़ जाए तो उसको अपन पैराडॉक्सिकल हाइपरटेंशन बोलते हैं। सो दैट इज बेसिक थिंग दैट यू नीड टू नो, ओके। After we are done with this, now we have to work on a short discussion on management, a very short discussion on management. तो अगर कोई न्यूली डिस्कवर्ड केस है, मान लीजिए कोई पर्सन था, अभी तक उसका बीपी बिल्कुल नॉर्मल था, आपने कंसेक्यूटिव रीडिंग्स ली है ना, और बीपी एलिवेटेड आ रहा है, तो अगर कोई न्यूली डायग्नोस्ड केस है हाइपरटेंशन का, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। आई विल ऑल्सो टेल यू कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बढ़े हुए बीपी के कारण और क्या कारण होते हैं इसके। तो अभी हम इसकी मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वी शुड स्विच ऑन टू द मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमेशा लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, एक्सरसाइज, डाइट एंड ऑल दीज थिंग्स, उसके बाद एक मेडिकल मैनेजमेंट में आना चाहिए। तो देखिए, ये कैसे बोलते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ आपको मिल रहा है तो यू चेक हिज एज, राइट। अगर एज 55 से कम है या उसकी उम्र 55 से ज़्यादा है उस पर्टिकुलर इंसान की, अगर उस इंसान की उम्र 55 से कम है, सो ऑलवेज स्टार्ट विथ एस इनिबिटर। ये कुछ ड्रग्स हैं जो आपको शुरू करना है। सबसे पहले आपको एस इनिबिटर्स या ARB से शुरू करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ड्रग, अगर मान लो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, है ना, आपने 1 महीने तक ये दिया एस इनिबिटर्स एंड देयर इज नो रिस्पॉन्स टू इट, ठीक है, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो फिर अब आप क्या दोगे, आप एस इनिबिटर्स तो दोगे ही, राइट। उसके साथ आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को ऐड कर दो। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। अगर किसी की उम्र 55 से ज़्यादा है, ठीक है, तो जो पहली ड्रग आप देते हो, पहली ड्रग आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देते हो, और अगर इसके रिस्पॉन्स 1 महीने तक दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आप क्या करोगे, अगेन यू विल डू दिस, यू विल ऐड एस इनिबिटर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। देखिए, हम 3 बीपी के पूरे मेडिकल मैनेजमेंट में हम 3-4 क्लास ऑफ ड्रग ही यूज़ करते हैं, A, B, C and D. A stands for ACE inhibitors and ARBs. B stands for beta blocker. Okay, B stands for beta blocker. C stands for calcium channel blocker and D stands for diuretics. ठीक है, अभी ये हमने देख लिया है, ठीक है। थायाजाइड को यूज़ करते हैं अपन प्रेफरेबली, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला, एज देखो 55 से कम है कि 55 से ज़्यादा। अगर एज 55 से कम है तो स्टार्ट विथ A, राइट, एस इनिबिटर्स 1 महीने तक दिया, नो रिस्पॉन्स, देन डू A+C, राइट। सिमिलरली इफ द एज इज मोर देन 55, स्टार्ट विथ C, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नो रिस्पॉन्स, देन डू A+C, राइट। अब क्या हुआ, तुमने 1 महीने तक ये भी दिया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो क्या करना है आपको, A+C+D कर देना है, ठीक है। पहले हमने A+C किया, अगर 1 महीने तक इससे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ACD। व्हाट इज D ओवर हेयर, D इज डायूरेटिक ओवर हेयर। अगर ये तीनों ड्रग देने के बाद भी आराम नहीं है तो इसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का मतलब एस इनिबिटर भी दे दिया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे दिया, डायूरेटिक भी दे दिया, अगर आराम नहीं है तो हम उसको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। इस केस में आप क्या करोगे, आप A+C+D तो रखोगे ही, साथ में आपको स्पाइरेनोलेक्टोन भी ऐड करना है, स्पाइरेनोलेक्टोन भी आपको ऐड करना है। सो दैट इज बेसिक मैनेजमेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, अभी मैंने आपको बताया एक इमरजेंसी होती है, एक अर्जेंसी होती है, ठीक है। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से देख लेते हैं। देखो इमरजेंसी में अभी मैंने बोला एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट होगा, जैसे रेटिनोपैथी हो गया, एनकेफेलोपैथी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, राइट, प्लूरल इडीमा, एक्लेम्शिया, सीजर्स, झटके आएंगे, ठीक है। ये एंड ऑर्गन डैमेज को इंडिकेट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या क्या ड्रग्स देते हैं, हमें आईवी ड्रग देनी होती है, ठीक है। आप ओरल ड्रग्स पे रिलाई नहीं कर सकते, इमरजेंसी है, तुरंत आपको आईवी ड्रग देनी है, राइट। तो क्या क्या ड्रग देख सकते हैं, इसको अपन हेलिन से याद कर सकते हैं, हाइड्रोलाजीन, एस्मोलोल, लाबेटालोल, इनालोपिरेलेट और नाइट्रोग्लिसरीन। याद रोज हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 2-3 याद ही रखिए, हाइड्रोलाजीन, एस्मोलोल, ठीक है, और लाबेटालोल। फिर अगर अर्जेंसी है ना, अर्जेंसी में आप ओरल ड्रग दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप आईवी ड्रग दो, मतलब अभी एंड ऑर्गन डैमेज शुरू नहीं हुआ है। ड्रग ऑफ चॉइस अर्जेंसी में क्लोनिडीन होता है, राइट। आप कैप्टोप्रिल, निफेडिपिन भी दे सकते हो, बट द ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लोनिडीन, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी है तो लाबेटालोल को हम प्रेफरेबली यूज़ करते हैं, दैट इज़ द ड्रग दैट वी आर यूजिंग, राइट। फिर एक टर्म होता है, इसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपोटेंशन का मतलब जब आपका बीपी 90/60 से कम हो जाए तो उसको अपन हाइपोटेंशन बोल देते हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन को, ठीक है। क्या क्या कारण होते हैं और वो क्या चीज़ इंडिकेट करता है, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक टू यू अबाउट हाइपरटेंशन। हम हाइपरटेंशन की बात कर लेते हैं। क्या क्या रीज़न होते हैं हाइपरटेंशन के, देयर आर सो मेनी रिस्क फैक्टर। स्मोकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। उम्र का बढ़ना, एज मोर देन 65 ईयर्स, राइट, हाई सॉल्ट डाइट, इवन अल्कोहल कंजप्शन, दीज आर वेरी पोटेंशियल रिस्क फैक्टर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ हाइपोटेंशन की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है ब्लड लॉस, राइट। जब किसी का ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया हो, या कोई मेडिकेशंस होती हैं, कोई दवाई आपने ऐसी ले ली है ना, या फिर इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ मेडिकल इलनेस, कोई बीमारी है आपको हार्मोन्स के कारण जो बीपी मेंटेन करते हैं, ठीक है। सिम्टम्स यूजुअली आपके पर्टिकुलर सिस्टम पे भी डिपेंड करते हैं कि कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है, राइट। हाइपरटेंशन जैसे सीवियर हेडेक अगर किसी को बार बार होता है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, ठीक है, नोज ब्लीड्स, फटीग, कन्फ्यूजन, चेस्ट टाइटनेस, ऑल दीज आर इंडिकेटिंग हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हम बार बार पूछते हैं, अगर कोई बेहोश होकर के गिर गया है ना, तो एक चीज़ आती है दिमाग में, हाइपरटेंशन, राइट। तो फेंटिंग, फटीग, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोटेंशियल सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। ब्लरिंग ऑफ विजन, डिजीनेस, राइट, ब्लरिंग ऑफ विजन यहाँ पे भी हो सकती है, हाइपरटेंशन में भी हो सकती है, राइट। सो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हाइपरटेंशन के। सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है हार्ट अटैक, दैट मीन्स risk factors associated with cardiovascular system, stroke, kidney damage and all these things। और हाइपोटेंशन में ज़्यादातर जो कंसर्न होता है दैट इज इंजरी फ्रॉम द फॉल्स, राइट। एंड आई एम ऑलवेज टेलिंग यू डू दैट वी कैन हैव एन कंजर्वेटिव मैनर